हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल एमकेएस क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। स्वागत हो गया आप लोगों का। अब हम लोग क्या करते हैं, 9वीं कक्षा के लिए गणित, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने प्रश्नावली 1.1 को कवर किया विथ बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हम प्रश्नावली 1.2 को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो 1.2 स्टार्ट करने से पहले जो हम प्रश्नावली 1.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़े थे, आज एक बार उनका पुनः हम रिवीजन केवल कर ले रहे हैं। तो बोर्ड पर आप लोग को दिखाया गया होगा कुछ डिफिनीशंस के रूप में, कुछ हेडिंग्स हैं, जिसमें से पहला स्टार्ट है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। हमने बताया था कि गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं और इसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। और n बराबर आपको दिखाया गया है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अगर हम लोग देखें तो एक किसका एलिमेंट है, n का, दो किसका एलिमेंट है, n का एलिमेंट का मतलब होता है अवयव, अवयव का मतलब उसका एक हिस्सा। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं सांकेतिक भाषा में, 1 इज द एलिमेंट ऑफ n, 1 is the element of n, मतलब एक जो है नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या का एक क्या है, अवयव है। इसी प्रकार से 2 also is the element of n, 3 also is the element of n, बट अगर कहीं लिखा रहे -3 तो क्या -3 गिनती में प्रयोग की जाती है क्या, नहीं। तो -3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ n, मतलब -3 n का एक अवयव नहीं है। इतनी बात तो क्लियर है, इसका कोई खास मकसद नहीं है, बस इन फ्यूचर्स आपको अगर ये लैंग्वेज यूज किया जाए तो आप समझ जाइए कि इसका क्या तात्पर्य होता है। तो एक बार पुनः गिनती में प्रयोग की जाने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वही प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। n बराबर आपको 1 2 3 4, मतलब कम से कम एक, अधिक से अधिक जितना आप लोग गिन पाइए। इसके बाद दूसरी आती है डिफिनीशंस। दूसरा डिफिनीशंस है पूर्ण संख्याएं, मतलब होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या है भैया, अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 ये तो पुराना मेरा दोस्त है। एक कौन सा दोस्त है भैया, नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार से कह सकते हैं यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को भी शामिल कर लें तो प्राप्त संख्याओं का जो नया समूह होगा वही पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, और इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। इतना बात तो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका थर्ड हेडिंग्स है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब इंटीजर्स। अब क्या है कि पूर्ण संख्याओं के समूह के प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक या ऋणात्मक मान और शामिल कर लिए जाए तो प्राप्त संख्याओं का नया समूह पूर्णांक कहलाता है। जैसे ये प्राकृत संख्या है, अगर हम प्राकृत मतलब ये पूरा ठीक है ना, यहाँ से अगर देखें तो ये प्राकृत संख्या है, 0 को इंक्लूड कर ले तो ये हमारा होल नंबर्स बन जाएगा। अब होल नंबर्स के जो नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर जो हैं उनके निगेटिव वैल्यू और इंक्लूड कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्याओं का जो नया समूह होगा वही पूर्णांक कहलाता है, और इसे हम I से अथवा Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z का मतलब होता है क्या, ज़ेहलीन, और ज़ेहलीन का मतलब होता है गिनना, एक जर्मन भाषा है। और I का रीजन क्या है भैया, I से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए I से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो जैसा कि हमने बताया कि रेशनल का मतलब रेशियो, और रेशियो का मतलब होता है भिन्न, अनुपात। रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात, और अनुपात का दूसरा नाम अगर कोई पूछे तो भिन्न। भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है। भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है। मतलब अगर हम संख्या को p/q के रूप में, अंश बटा हर के रूप में लिख सकें, लेकिन अंश और हर दोनों किसके अवयव होना चाहिए, वो एक पूर्णांक होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। मतलब अगर हम संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकें, p/q के रूप में अगर हम लोग लिख सकें, जहाँ p और q क्या हमारे पास है भैया, pq इज द एलिमेंट ऑफ I, मतलब p और q दोनों ही एक इंटीजर्स होंगे। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि q इज नॉट इक्वल 0।
अगर ये दो कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं तो इस स्थिति में वह भिन्न एक हमारा क्या होगा, परमेय संख्या होगा। अगर ये दोनों स्थितियों में से कोई एक स्थिति नहीं फॉलो कर रहा है तो उस स्थिति में वो संख्या कैसी होगी, अपरमेय होगी। जैसे मान लेते हैं अगर कोई पूछे 5 कौन सी संख्या है तो आप कहेंगे 5 परमेय है। क्यों है? क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। 5 को 5/1 लिख सकते हैं। 5 और 1 दोनों ही एक पूर्णांक हैं। 5 भी एक धन पूर्णांक है और 1 भी एक धन पूर्णांक है और हर का मान 0 के बराबर नहीं है, अर्थात 5,1 इज द एलिमेंट ऑफ n। 5,1 इज द एलिमेंट ऑफ i, मतलब 5 और 1 दोनों ही एक पूर्णांक हैं और दूसरी स्थिति हर का मान 1 0 के बराबर नहीं है, तो उस स्थिति में 5 1 क्या होगा, परमेय होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई पूछे आपसे -1/2 ये बताओ परमेय है कि अपरमेय, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर जी -1/2 परमेय होगा। क्यों? क्योंकि -1 -1,2 इज द एलिमेंट ऑफ i। दोनों क्या है, एक पूर्णांक है, बशर्ते ये धन पूर्णांक है और ये क्या हमारे पास है, ऋण पूर्णांक है। तो चाहे धन हो चाहे ऋण हो, इस बात का कोई मतलब नहीं होता है कि धन है कि ऋण है, इसका कोई इसमें मतलब नहीं है। बस मतलब इतना ही है कि अंश और हर दोनों एक पूर्णांक होना चाहिए। वो दोनों धन हो सकते हैं या एक धन ऋण हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो -1/2 परमेय है। क्यों है? क्योंकि अंश और हर दोनों हमारे इंटीजर्स हैं और हर का मान 0 के बराबर में नहीं है। उस स्थिति में -1/2 क्या होगा, मेरा परमेय होगा। इतनी बात तो क्लियर है। अगर कोई पूछे कि 0 क्या है तो 0 भी एक क्या है, परमेय है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। अंश में 0 हो और हर में कुछ भी हो तो पूरा सिस्टम क्या होता है, 0। मतलब 0 को 0/1 लिख सकते हैं, सबका हर एक हम लिख सकते हैं। अब बताइए 0 और 1 बताओ 0 और 1 हमारा जो है वो दोनों एलिमेंट ऑफ i है कि नहीं है, दोनों इंटीजर्स हैं। ये बात तो समझ में आ रही है ना। 0,1 इन द एलिमेंट ऑफ i एंड हर का मान 0 के बराबर नहीं है। उस स्थिति में 0 हमारा एक क्या होगा, परमेय होगा। अब आइएगा, ये तो हो गया परमेय का। अगर कोई पूछे बताओ √2 क्या है तो √2 को आप लोग लिख सकते हैं क्या, √2/1। अब ध्यान दीजिएगा, √2 जो अंश हमारा √2 है, हर एक है। √2 अंश है और हर कितना है, 1 है। तो 1 इज द एलिमेंट ऑफ i बट √2 इज द नॉट एलिमेंट ऑफ i। बताइए कहीं डेसिमल हैं, कहीं करड़ी लिए गए हैं क्या, नहीं लिया गया है। और यहाँ करड़ी आया है तो करड़ी रूट में 2 है तो √2 हमारा जो है एक पूर्णांक नहीं है। √2 हमारा एक क्या है भैया, पूर्णांक नहीं है। उस स्थिति में हमारा √2 क्या होगा, अपरमेय होगा। हमने कहा दोनों में से अगर कोई एक स्थिति भी फॉलो नहीं कर रही है तो उस स्थिति में वह हमारा क्या होगा, अपरमेय होगा। अगर दोनों फॉलो कर रहा है तो वो तो परमेय आपका होगा ही होगा। एक बार पुनः हमने कहा √2 को √2/1 लिख सकते हैं। 1 इज द एलिमेंट ऑफ i बट √2 इज द नॉट एलिमेंट ऑफ i। ठीक है ना। इस स्थिति में √2 हमारा इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल मतलब अपरमेय संख्या होगा। जो परमेय नहीं होगा वो अपरमेय होगा। कोई पूछे 1/0 क्या है तो 1 इज द एलिमेंट ऑफ i एंड 0 आल्सो इज द एलिमेंट ऑफ i बट हर तो 0 के बराबर है। मतलब ये कंडीशंस फॉलो नहीं किया। इस सिचुएशंस में, इस दशा में 1/0 हमारा क्या होगा, अपरमेय होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद में अगर कोई पूछे √4 क्या है, √4 तो कोई अगर केवल इतना ही रट्टा मारेगा कि करड़ी देख लेगा, कह देगा अपरमेय है, तो भैया वो रट्टा गलत है।
आप वर्गमूल 4 का जानते हैं, 4 का वर्गमूल होता है 2। अब कहेंगे सर जी √2 का भी वर्गमूल जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। √2 का 1.414 होता है एंड सो ऑन डॉट डॉट, ठीक है ना। तो यहां से क्या है, √2 का मान 1.414 लगभग होता है। अब आप बताइए क्या 1 के बाद किसका नंबर डायरेक्टली आता है, 2 का। मतलब 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं हैं लेकिन दशमलव में आए, लेकिन हमारा पूर्णांक कहीं दशमलव में नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है ना, पूर्णांक दशमलव में नहीं होता है। √4 का मान 2 है, 2 एक पूर्णांक है, लेकिन √2 का मान 1.414 है, इसलिए ये पूर्णांक हमारा नहीं होगा। इस स्थिति में √2 एक अपरमेय होगा, लेकिन 4 हमारा एक क्या होगा, परमेय होगा। करड़ी में 4 क्या होगा, परमेय होगा। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो आप बस इतना ही जानिएगा कि संख्याओं को अगर हम p/q के फॉर्म में लिख ले जाएं तो परमेय होगा, और p और q इज द एलिमेंट ऑफ i होना चाहिए, साथ ही साथ q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है तो आप परमेय संख्या है। अब एक नया चीज़ आज हम लोग सीखेंगे, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तव में संख्याएं द्वितीय प्रकार की होती हैं। वास्तव में संख्या हमारी द्वितीय प्रकार की होती है। कोई संख्या हमारी 2 प्रकार से होती है। एक संख्या होता है वास्तविक, एक संख्या क्या होता है, वास्तविक होता है, और दूसरा होता संख्या हमारे पास क्या भैया, काल्पनिक। अब काल्पनिक संख्या के बारे में ज़्यादा हम जिक्र नहीं करेंगे, ये आप 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता देंगे एक चीज़। हमने कहा संख्या 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक एक काल्पनिक। अब वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। एक संख्या होता है परमेय और दूसरी संख्या क्या होती है, अपरमेय। अभी हमने बताया परमेय और अपरमेय। अब ये बात स्पष्ट है कि वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक परमेय होती है एक अपरमेय। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या अगर कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहेंगे हम लोग भैया, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब अगर कोई संख्या है वो चाहे परमेय हो चाहे अपरमेय हो, दोनों ही स्थिति में वो संख्या कौन संख्या होगी, वास्तविक होगी। मतलब √2 तो अपरमेय है, √2 तो हमारा अपरमेय है, लेकिन अगर कोई पूछे कि ये कि वास्तविक है कि काल्पनिक, तो आप लोग क्या कहेंगे, कौन संख्या होगी भैया, वास्तविक होगी। अगर कोई पूछे 4 क्या है, तो 4 तो परमेय है, लेकिन तब भी ये क्या है भैया, वास्तविक है। बात समझ में आ रहा ना। मतलब परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अगर मोटा मोटा समझे तो वास्तविक संख्या परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है। ये बात तो स्पष्ट हो गई होगी। अब अगर हम बात करें काल्पनिक के बारे में, करड़ी में कहीं भी नेगेटिव देख लीजिएगा किसी भी नंबर के साथ, तो उस स्थिति में वो संख्या कैसी होगी, काल्पनिक होगी। मतलब इतना ही जानिएगा अभी केवल और केवल आप कि करड़ी में अगर आप लोग कहीं भी, ठीक है ना, करड़ी में कहीं भी आप लोग निगेटिव देख लीजिएगा किसी डिजिट के साथ, तो उस स्थिति में वो संख्या क्या होगी, काल्पनिक होगी। इतनी बात तो क्लियर सबको हो गई होगी। तो हमने बताया इन सब के बारे में, आपको हम आशा करते हैं कि समझ में भी आया होगा। इसके बाद चलते हैं दूसरा चीज़ देख लेते हैं। इसी में दूसरा चीज़ मैं क्या दिखाने वाला हूँ, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। दूसरा चीज़ है परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार मैं बता दे रहा हूँ, इसी वक्त बता दे रहा हूँ ताकि आने वाले कल में आपको दिक्कत ना रहे। परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ध्यान दीजिएगा, परमेय संख्याओं का दशमलव प्रकार 2 प्रकार से हो सकता है। एक होता है शांत और एक होता है अशांत।
अब आशांत भी दो प्रकार से होता है, एक होता है आशांत आवृत्ति और दूसरा होता है आशांत अनावृत्ति। आइए हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंडा है। जैसा कि हमने बताया कि परमेय संख्याओं का दशमलव प्रकार दो प्रकार से होता है, एक शांत होता है और एक क्या होता है, अशांत होता है। अशांत भी दो प्रकार से होते हैं, एक अशांत आवृत्ति होता है, एक अशांत अनावृत्ति होता है। तो हम एक एक करके हम चर्चा करते हुए समझाते हुए विथ एग्जाम्पल चल रहे हैं। सपोज करिए आपके पास, ठीक है ना, एक हमारे पास रेशनल नंबर है 10/3। क्या है, 10/3 है। अब क्या है कि इसका हमें दशमलव प्रसार करना है, मतलब भाग देना है 10 में 3 का। तो जरा आइए भाग वाग भी दे लेते हैं। भाग देंगे तो 3 त्रिक्का 9 होगा, 10 में से 9 गया, 1 दशमलव बढ़ेगा 0, 3 त्रिक्का 9 होगा, फिर 0 बढ़ेगा 3 त्रिक्का 9 होगा, फिर 0 बढ़ेगा 3 त्रिक्का 9 होगा, फिर 0 बढ़ेगा 3 त्रिक्का 9 होगा। फिर आप एक चीज़ क्या देख रहे हैं, नोटिस करिएगा, ये कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। आप जिंदगी बिता दीजिए, कहिए कि हम नहीं इसका शेषफल 0 लाएंगे, तो ज़बरदस्ती तो ला दीजिए, क्या करना है, ला गलत बलत कर दीजिए। लेकिन अगर आप एक सिस्टम से रहेंगे, अगर आप सही तरीके से लगाएंगे तो कभी भी इसका शेषफल 0 नहीं ला सकेंगे और हमेशा ये 3-3 की पुनरावृत्ति चलती रहेगी। चलिए अब इसके बाद में मतलब एक चीज़ स्पष्ट है कि जब 10 में हमने 3 का भाग दिया तो हमें मिला 3 पॉइंट, हमें मिला क्या 3.333 डॉट चलता रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। अब दूसरा आता है, मान लेते हैं मेरे पास 10/4 आ गया। अब 10/4 भी एक परमेय संख्या है। अब 10 में हम लोग 4 का भाग देने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, 4 दूनी 8, ठीक है ना। इतनी बात तो समझ में आपको आ ही गई होगी। अब क्या है, दशमलव बढ़ाएंगे 0 लाएंगे, 4 पंचे 20, ये हो गया। मतलब क्या है, 10/4 का दशमलव प्रसार 2.5 हुआ। इन्हीं दो एग्जाम्पलों से आप लोगों को मैं गागर में सागर भरने वाला हूँ। चलिए सबसे पहला चीज है 10/4 का दशमलव प्रसार 2.5 हुआ। 10/4 का दशमलव प्रसार 2.5 हुआ। अब देखिए शांत कब होगा, जब किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार करते हैं और दशमलव के कुछ बाद शेषफल 0 हो जाए तो उस स्थिति में उसका प्रसार शांत होगा। जैसे ये दशमलव के 1 अंक बाद ही 0 हो गया शेषफल, हो सकता है 2 अंक बाद 0 हो सकता है 3 अंक बाद 0 हो सकता है 4 अंक, मतलब मैक्सिमम 4 डिजिट तक आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। अगर हमारा कोई रेशनल नंबर है और उसका हमने भाग किया और भाग करने के उपरांत अगर उसका प्रसार मतलब उसका दशमलव के कुछ बाद अगर शेषफल 0 हो गया तो उस स्थिति में उसका प्रसार शांत होगा। शांत का मतलब चुप हो गया, यही इसका प्रोसेस खत्म हो गया। मतलब क्या है, अगर कोई पूछे 10/4 का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत, तो आप लोग कहेंगे सर जी इसका जो प्रवृत्ति है वो शांत की प्रवृत्ति है। ये बात तो सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई पूछे कि बताओ 2.5 परमेय है कि अपरमेय, कोई पूछे 2.5 परमेय है कि अपरमेय, तो 2.5 की उत्पत्ति कहाँ से हुई, 10/4 से हुई है ना। 2.5 की उत्पत्ति कहाँ से हुई, 10/4 से हुई है ना। अगर 10/4 परमेय होगा तो क्या 2.5 अपरमेय होगा, क्या नहीं, ये भी परमेय होगा। कैसे होगा मैं दिखा दे रहा हूँ। आप सबके बटे 1 लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इसको हटाया और 0 बढ़ा दिया। क्या कर दिया, 0 बढ़ा दिया। अब इसके बाद में इसको मैंने 2 से काट दिया, सॉरी 5 से काट दिया। 5 25
और इसके बाद में 5 दूना 10, कितना मुझे मिला 5/2 मिला। मतलब क्या है कि 5 और 2 दोनों द एलिमेंट ऑफ i हैं और 2 का मान 0 के बराबर नहीं है। उस स्थिति में 5/2 हमारा एक क्या होगा, प्रमेय ही होगा। तो जैसा कि अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, शांत और आसान पर। तो 10/4 एक प्रमेय संख्या है। हमने उसका डेसिमल एक्सपेंडेड किया, हमने देखा, नोटिस किया कि दशमलव के कुछ अंक बाद जाने के पश्चात हमारा शेषफल 0 हो गया। उस स्थिति में 10/4 का दशमलव प्रसार किस स्थिति में होगा, शांत में होगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अगर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल्स मैंने दिखाया, हमारे पास एक रेशनल नंबर्स है जिसका नाम 10/3 है। मैंने पुनः डिवाइड प्रोसेस फॉलो किया, इसका डिवाइड किया। डिवाइड करने के उपरांत मैंने क्या देखा, ये तो प्रोसेस बंद होने वाली है ये नहीं है। तो इस कंडीशंस में ये आसान तो होगा, मतलब ये अगर कोई पूछे 10/3 तो क्या होगा, आशांत होगा। अब आशांत में असमंजस भी है, आशांत में असमंजस भी है कि ये बताओ आशांत आवृत्ति का है कि ये आशांत अनावृत्ति का है। तो आइए इसका भी कुछ एग्जांपल्स देख ही लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास आ जाए 7/3 आ जाए। चलिए मुझे नहीं पता है कि क्या होगा, लेकिन चलिए भी देख लेंगे 7/3। अब क्या करिए, भाग की प्रोसेस को फॉलो करिए। 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया, 1 हो गया। दशमलव बढ़ाएंगे 0 होगा, 3 त्रिका 9। फिर उसके बाद में क्या होगा, 1 मिनट, 7 में 6 गया 1, फिर 0 बढ़ेगा, 3 त्रिका 9। कुछ गलती कर रहे हैं क्या, 7/3। चलिए सही है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी तो एग्जाम्पल्स हमारा कुछ इसी प्रकार से बन रहा है। क्या ले, 11/5 ले लेते हैं। 5 दूनी 10, 1 और फिर 0 बढ़ेगा, दशमलव बढ़ेगा 0। ये तो कट जाएगा पूरा पूरा। 1 मिनट, 17/6 लेते हैं, ठीक है ना, 17/6 लेते हैं। डिवाइड फॉलो, डिवाइड प्रोसेस। 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 7 में से 2 गया 5, दशमलव 6 7 6 48। हाँ चलिए सही है, और चलिए सही है। आइए इसी का एग्जाम्पल सही जाएगा। 17/6 एक प्रमेय संख्या है। मैंने भाग देना शुरू किया। 6 दूनी 12, 7 में से 2 गया 5, दशमलव 0, 6 48, 10 में से 8 गया 2, 6 त्रिक 18, 10 में से 8 गया 2, फिर 0। ये भी नहीं सही है। चलिए एग्जाम्पल्स दिमाग में आ नहीं रहे हैं। सपोज करिए हमने कोई हमारे पास रेशनल नंबर था और मैंने उसमें डिवाइड प्रोसेस फॉलो किया और कुछ आया 1.35421 सपोज करिए, और ये कभी बंद होने वाला नहीं है। तो ये भी हमारा आशांत ही होगा। अब देखिए आवृत्ति का मतलब क्या होता है, आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन। एक डिफिनिट ऑर्डर में उसका क्या होगा, रिपीटेशन होगा, पुनरावृत्ति होगा। जैसे यहाँ 3 3 3 3 क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल्स होगा, ये आशांत आवृत्ति का होगा। और ये 3 5 4 2 3 1 इसमें कोई रिपीटेशन है ये नहीं है किसी डिफिनिट ऑर्डर में। तो ये क्या होगा भैया, आशांत अनावृत्ति होगा। चलिए इसके बाद भी आगे हम आपको बताएंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ध्यान यही देना है हमें कि आशांत आवृत्ति वाले तो प्रमेय हम बना सकते हैं और आगे हम बताएंगे भी, लेकिन आशांत अनावृत्ति तो डायरेक्टली क्या होता है, अप्रमेय होता है। ठीक है ना। इसके बाद के जो भी आएंगे प्रश्नावली में हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।